phenomenal slides. ओके स्लाइड्स ये मैंने खुद बनाए हैं। इसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैं ही हूँ। अभी पुराने मित्र को मैंने कहा कि भाई डिजाइनिंग मैं करूंगा, बाकी आप करो। जेम्स बॉन्ड की फिल्म का दृश्य याद आ गया। वेरी गुड। ये पहली फैक्ट्री है जो, देखिए यूनियन जैक लहरा रहा है ऊपर ना। अंग्रेजों ने जो सूरत में पहली फैक्ट्री डाली थी, ये पहली बिल्डिंग है उनकी, समुद्र के किनारे। सीधे ये समंदर से इसमें माल आता था अंदर और यहीं से अनलोड अपलोड होता था। अमित जी कौन है क्लास में? पढ़ के और फीलिंग आएगी। तो सबसे पहले शुरू करने के पहले ये सीख लेते हैं कि देख लेते हैं, जान लेते हैं कि विश्व में देशों की स्थितियां क्या क्या हैं। अच्छा, अमित पराश हो क्या? ये भारत तो सभी जानते ही हैं, चूंकि हम भारत में रहते ही हैं। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा नहीं, ये कोई और अमित है, वो अमित पराश नहीं। यूरोप। ये कौन सा देश है? इंग्लैंड। ये कौन सा देश है ये वाला? पुर्तगाल। अब वास्को डी गामा यहीं से आया भारत। ये कौन सा देश है? ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। इसी में पड़ता है ब्राजील। वास्को डी गामा को भारत आने से ये रास्ता वास्को डी गामा ने चुना। यहां से चला तो यहां रुका। इसको क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप, हिंदी में कहते हैं आशा अंतरित। फिर यहां से चला और ऐसे 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 करके कालीकट में पहुंचा। कालीकट यहाँ, ठीक है। लेकिन व्यापार करने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं यूरोप से। ये तो इसने बड़ा ही लॉन्ग रूट चुना। हाँ जी अभिषेक बताओ। स्थल मार्ग से, ये तो जल मार्ग के बारे में मैंने बात की। वास्को डी गामा के टाइम में मैप मैगेलन का था। स्थल मार्ग से बाल्कन प्रदेशों से होकर के टर्की, ये जो रास्ता है, फिर फारस, इराक, अफगानिस्तान, फिर खैबर, कुर्रम, बोलन और गोमल, इन दर्रों से होता हुआ व्यक्ति भारत पहुंचता था। जल मार्ग से ये कौन सा सागर है? ये वाला कौन सा समंदर है? कैस्पियन। ये कौन सा समंदर है? भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। और ये बगल में ये कौन सा सागर है? अरेबियन सी यहाँ है। ये मेडिटेरेनियन सी है और ये ब्लैक सी, इसके बगल में ब्लैक सी। तो इधर से जल मार्ग से ऐसे यात्रा करते हुए इतनी दूरी वो पैदल चलता था। अभी तो ये दूरी काट करके यहाँ स्वेज नहर बना दी गई। इतनी दूरी वो घोड़ों पर या ऊँटों पर चलता था व्यक्ति, और इस मार्ग से पानी के जहाज से भारत पहुंचता था। इसे कहते हैं फारस की खाड़ी, और ये है अरब सी। देखिए, मिडिवल के प्रश्नों में और मॉडर्न के प्रश्नों में एक आधारभूत अंतर है। मिडिवल के प्रश्नों में सैद्धांतिक पहलू है, मॉडर्न के प्रश्नों में तथ्यात्मक पहलू है। मिडिवल के प्रश्नों में विचार ज्यादा है, पॉलिटिकल थ्योरी ज्यादा है।
मॉडर्न के प्रश्नों में विचार कम है, तथ्य बहुत ज्यादा है, क्योंकि मॉडर्न में बहुत ही रिसर्च हुआ है, बहुत ही निकट का मामला है, इसलिए हम सारी बातें लगभग जानते हैं। मिडिवल में आप इस्लामिक शब्दावलियां पाएंगे, मॉडर्न में इस्लामिक शब्दावलियां नहीं है, तो इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके अलावा भी मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को जरूर कराऊंगा, कुछ नहीं, ज्यादातर प्रश्नों को कराऊंगा जो आपने पहले कभी किए नहीं होंगे। तो ये 3 प्रकार के जल मार्ग हैं, एक स्थल मार्ग है और एक जल मार्ग है और एक केप ऑफ गुड होप वाला मार्ग है, जो मैंने आपको समझाया। इसको जानना बहुत जरूरी है। और इसमें जो आपको रेड रेड दिख रहा है ना, एक यहाँ पे रेड पोर्शन दिख रहा है, एक यहाँ, ये तो पुर्तगाल ही है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये सब क्या है? ये है पुर्तगाली उपनिवेश। कॉलोनी। तुम असली वाले अभिषेक हो कि कोई और हो? अरे तुम ग्रीन और ब्लू से क्या लेना देना है? तो दोनों हो तो रिया नाम से कौन है? इन व्यापारिक मार्गों को ट्रेड रूट्स ऑफ और निकट से समझने के लिए ये मुख्य बंदरगाह है, कालीकट जहाँ पे वास्को डी गामा आया, क्विलोन, इधर है मछलीपट्टनम, सूरत, कैम्बे, खंभात की खाड़ी जिसे कहते हैं। अब यहाँ से ये बंदरगाह देखिए निकलते हैं, खासकर सूरत और खंभात की खाड़ी से हरमुज जाते हैं, सिराफ, बसरा, यहाँ से होते हुए बगदाद। यही कालीकट से हम देखते हैं तो यहाँ से प्रमुख बंदरगाह है, क्विलोन और कालीकट से इधर भी जाते हैं और इधर भी जाते हैं। अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी होते हुए आप देखिए मक्का आ गए, यहाँ मक्का दिख रहा है सभी को, यहीं पर हजरत पैगंबर पैदा हुए थे, मोहम्मद साहब। अरब अरब, तो भारत और अरब में सीधे व्यापारिक संबंध। फिर यहाँ से इधर अफ्रीका में भी व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं, मेगादिशु, मालिंदी, मुम्बाशा, जंजबा, किलवा, मोजाम्बिक, शुफाला। इसके बगल में यहाँ पे है मेडागास्कर, मेडागास्कर से सीधे व्यापार होता है ब्रोनिया, सुमात्रा, जावा, इसको कहते हैं मसाला आइलैंड। और मेडागास्कर से सीधे यहाँ व्यापार होते होते ये सारा इंटरवोवन है, चाइना तक व्यापार होता है, श्याम, वर्मा। और इधर इसी रास्ते यूरोप का व्यापारिक मार्ग ये था, ये भी यूरोप का व्यापारिक मार्ग था, अफ्रीका। तो भारत इस तरह से पूर्वी विश्व और पश्चिमी विश्व और उत्तर पश्चिमी विश्व, दक्षिण पश्चिमी विश्व, सभी से जल मार्गों से जुड़ा हुआ है। स्थल मार्ग पे इतना व्यापार इसलिए नहीं होता था कि इधर पर्वत श्रृंखलाएं बड़ी दुर्गम है, हिमालय और हिंदकुश पर्वत, तो इनको पार करने में व्यापारी इंटरेस्ट नहीं लेते थे। जल मार्ग जब से मानसून की खोज हो गई, जल मार्ग और अधिक सुगम हो गया। मानसून होती है वर्ष भर कुछ महीने एक ही दिशा में चलने वाली प्राकृतिक पवनें, तो बस इनको नाव, अपने जहाज की पाल खोलनी होती थी और ये पवनें स्वतः इनको इनके गंतव्य तक पहुंचा देती थी। तो ये कोई जरूरी, ये कोई ऐसा नहीं कि मिडिवल में शुरू हुआ या मॉडर्न में शुरू हुआ, एंशियंट टाइम से ही मेरी टाइम ट्रेड रूट हमारा रहा है ये। अब यहाँ देखिए रोम, एथेंस, अलेक्जेंड्रिया, अदन, मस्कट, इसी को भृगुकक्ष कहते हैं। तो भृगुकक्ष, बेरिगाजा या बैब्रिकॉन, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, ये बेरिगाजा, सॉरी ये बेरिगाजा है, भृगुकक्ष ये है। तो यहां से रोम तक व्यापार के प्रमाण मिलते हैं, मुजरिश से भी रोम तक के व्यापार के प्रमाण मिलते हैं यूरोप। और यहाँ मलक्का होते हुए चीन तक के व्यापारिक प्रमाण मिलते हैं। ये ऊपर सिल्क रूट भी दिख रहा है, स्थल मार्ग। सिल्क रूट पहाड़ों के पैरेलल मार्ग था। हाँ, इंडस सिविलाइजेशन एंशिएंट मैरीटाइम है ना ये, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही होता था। चौदहवीं शताब्दी तक ये निर्बाध चलते रहे, लेकिन 15वीं शताब्दी में जैसे जैसे अरब शक्तिशाली होते गए, वैसे वैसे इन मार्गों को अरबों ने अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद तुर्की, ये आप इलाका देख रहे हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल, दिस 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल अचानक से शक्तिशाली हो गया 15वीं शताब्दी में, और यहाँ पे एक वंश ने आधिपत्य करना शुरू किया, उस्मानिया।
और उस्मानिया ने कांस्टेंटिनोपल को अपना केंद्र बनाया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व यूरोप पर अधिकार कर लिया। ये पूरा इलाका इन्होंने अधिकार कर लिया। अब सारा व्यापारिक मार्ग इनके आधिपत्य में आ गया। अब इधर से यूरोपीय व्यापार करने में अक्षम हो गए। इसीलिए खासकर पुर्तगालियों को नया व्यापारिक मार्ग खोजने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि गरम मसाला इनको चाहिए था, खासकर काली मिर्च चाहिए थी। काली मिर्च की क्वालिटी है कि रॉ मीट पर इसका लेप लगा दिया जाए ना, तो रॉ मीट महीनों खराब नहीं होता। अब यूरोप में प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, क्योंकि वहां पे फसलें नहीं होती, प्रोडक्शन नहीं होता, क्रॉप्स नहीं होते, बहुत कम होते। वो लोग बड़े बड़े पशुओं को मार करके उनको महीनों सुरक्षित रखना चाहते थे, ताकि वो महीनों हमारे भोजन का काम चलता रह सके। और गर्म मसाले उनके स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। गर्म मसाला खाते थे तो सर्दी कम लगती थी। इस कारण से, खासकर यही कारण था कि नए जलमार्गों की खोज की आवश्यकता उनको महसूस हुई। भारत के बारे में पता चला कि भारत धनवान भी है और वहां से गर्म मसाले आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं। और इसी प्रयास में सबसे पहला प्रयास किया कोलंबस ने। कोलंबस वहां से निकला स्पेन से भारत के लिए पानी के जहाज पर बैठ के 1492 ईस्वी में और पहुंच गया अमेरिका। और भारत खोजने के चक्कर में उसने अमेरिका को खोज लिया। अब ये देखिए नक्शे में पुर्तगाल है। पुर्तगाल से कोलंबस को मुड़ना था इस साइड में, लेफ्ट टर्न करना था। लेफ्ट टर्न करने के बजाय वो सीधे चलता चला गया। अब समंदर में कोई सड़क तो बनी नहीं है कि वहां पता चले कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। सीधे पहुंच गया अमेरिका, अटलांटिक ओशन को क्रॉस करता हुआ 1492 में। और वहां के लोगों को इसने कहा है रेड इंडियन। वो समझा कि इंडिया आ गया, लेकिन वो पहुंचा था अमेरिका। लाल लाल लोग दिखे, उसको बोला कि रेड इंडियन है ये। फिर दूसरा प्रयास किया है बार्थोलोम्यू डियास। मॉडर्न तुर्की का नाम तुर्क लोगों के इन्वेजन के बाद पड़ा, और वहां इथनिक पीपल कोई और थे। जो तुर्क लोग हैं ना, जिनको हम तुर्क लोग कहते हैं, वो तुर्की के रहने वाले लोग नहीं थे। सेंट्रल एशिया का जो नाम है वो है तुर्किस्तान। तुर्कमेनिस्तान नाम का वहां पे कंट्री भी है। तो सेंट्रल एशिया में जो जातियां थी वो बहुत पहले 6वीं शताब्दी में टर्की से आकर के काबिज हो गई थी, और उन्होंने अपना एक साम्राज्य बसाया था 6वीं 7वीं शताब्दी में, बहुत पहले। ये मुसलमान लोग नहीं थे बेसिकली। यही भारत में आते हैं और गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। तो अगर हम तुर्क जिसको कहते हैं, वो तुर्की के रहने वाले नहीं है, वो सेंट्रल एशिया के रहने वाले। समझ गए? ये है मिस्टर बार्टोलोम्यू डियाज। ये भी पहुंचे कि चलो कोलंबस नहीं खोज पाया तो हम खोज लेंगे। तो बार्थोलोम्यू डियाज यहां तक आते 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 इनकी हवा निकल गई, लेकिन इन्होंने केप ऑफ गुड होप को खोज लिया। इसके 10 साल बाद 1947 में वास्को डी गामा निकला 1497 में, और वहां केप ऑफ गुड होप तक तो पहुंच गया। सौभाग्य से वहां उसको मिल गया एक गुजराती मुसलमान, उसका नाम था अब्दुल मजीद। उसने कहा कि ऐसा है, आप यहाँ मना रुको और चलो इंडिया चलते हैं। ये काम इंडिया के लिए तो भटक रहा हूं, और उसको लेकर के 20 मई 1998 को कालीकट पहुंचा। इस तरह से भारत का एक नया यूरोपीय मार्ग खोजा गया, ये वाला दिस। अब्दुल मजीद अगर नहीं मिला होता तो ये नहीं खोज पाता। ये है बार्थोलोम्यू डियाज। वास्को डी गामा भी है इसमें। ये है वो मार्ग जिसको इन्होंने खोजा था। और इसके बाद डच के बाद अंग्रेज डच के बाद आए, और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो चुकी थी, तो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये है खोजकर्ता और वर्ष और देश। भारत को वास्को डी गामा ने खोजा यूरोपियों की दृष्टि से, यूरोपियों के लिए। नहीं तो भारत में तो हम ऑलरेडी थे ही पिछले जन्मों में, लेकिन हमें यूरोपियों ने खोजा 1498 को। अमेरिका को 1492 को स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस ने, केप ऑफ गुड होप को बार्थोलोम्यू डियाज ने पुर्तगाल के, ऑस्ट्रेलिया को कैप्टन जेम्स कुक ने, इनकी फिल्म भी बनी हुई है और आदित्य ने जरूर देखा होगा, और न्यूजीलैंड को तस्मान, हॉलैंड के थे, इन्होंने खोजा। तो ये 5 देश इस तरह से खोजे गए। मजीद वाज बैड,
मजीद ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है नेहा? क्या बिगाड़ा है मजीद ने तुम्हारा, मैं पूछता हूँ। ये प्रश्न तो खैर आगे का है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा कि ये जानने के लिए कि आपको कितना कोई नॉलेज है कि नहीं मॉडर्न इंडिया का। बैक में जाऊंगा। 1628, 1632, 1629, 1641। अदन का तुर्की पर अधिकार, अंग्रेज द्वारा हमूस पर अधिकार, मुगलों का होली पर कब्जा, डेसो का मल्लगा को जीतना। हम्म बस इतनी सी बात में तूने मजीद को बुरा कर दिया। कुछ नहीं तुम लोगों ने याद किया है, तो 26% लोग सही उत्तर बता रहे हो। चलो ये बाद में पूछेंगे, पहले कुछ पढ़ लें उसके बाद, क्योंकि आगे ये सब चीजें आपको मिलेंगी। पुर्तगाल, अच्छा पिछला स्लाइड ये था, इसको देखना था। ये सब डाउनलोड कर लेना, ये सब तो आपको मिल ही जाएगा। इन हसमुख लाल को देखिए, आपके कौन है पता है? सबसे पहले कालीकट के कप कड़ापू नामक बंदरगाह पर वास्को डी गामा ने अपना बेड़ा उतारा, और जहां के हिंदू शासक जमोरिन, जमोरिन नाम नहीं उपाधि है, सद्भावपूर्ण ढंग से जमोरिन ने इसका स्वागत किया। अब कालीकट में उतरने के बाद उसे पता चला कि जिस व्यापार पर कब्जा करने के सपने हम देखा करते हैं, उस व्यापार पर पहले से ही कब्जा है अरबों का। ये वास्को डी गामा नहीं है, ये है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। भारत का सपना ये इतना देखे कि इनका जो ठुड्डी है वो भारत के दक्षिण भारत की तरह हो गया है। इनके चेहरे को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो अविभाजित भारत की झलक इसमें दिखाई देगी। ऊपर ये पहाड़ वहाड़ भी है, इधर वर्मा भी है, ये सागर है। भारत के बारे में ही सोचा करते थे। इनका नाम है डॉन हेनरिक। ये समुद्री यात्राओं के बारे में इतना विचार करते थे कि इन्होंने उपाधि ली थी द नेविगेटर। ये राजा है, राजकुमार जैसा नहीं लग रहा। नेविगेटर में होता था, बड़ा हैप्पी होता था। खैर वास्को डी गामा भारत आया और यहां से मशाला लेकर के गया, 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। सारे पुर्तगाल में आग लग गई। 1500 ईस्वी में थोड़े दिन बाद पुर्तगाल से एक दूसरा यात्री पेड्रो अल्वारेज के बाल 13 जहाजों के साथ भारत। अरबों ने देखा कि शेर के मुंह पे खून लग गया है, तो हाहाकार मच गया। ये तो 13 जहाज लेकर के आ रहे। अरबों ने इनको रोक दिया, होल्ड। भीषण संघर्ष होता है और अरब हार गए। भारत के दुर्भाग्य की शुरुआत अरबों के हारने से ही हुई। अगर अरब जीत जाते तो यूरोपियों का मनोबल टूटता और दूसरे यूरोपीय आकर्षित नहीं होते। इन्होंने अरबों को तो हरा दिया, बाद में कैब्राल ने कोचीन और कन्नानौर, इन दोनों शासकों के साथ मित्रता स्थापित कर ली। कन्नानौर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कोचीन मेरे पीछे है। ये सब सब नाम आएंगे, क्विलोन। ये केरला में है, कन्नानौर, कालीकट, कोचीन। नहीं, अरब भारत को कहां लूट रहे थे, अरबों ने कहां अधिकार किया, वो व्यापार कर रहे थे, भारत को समृद्धि दे रहे थे। केब्राल इसका नाम है, पेट्रो अल्वारेज केब्राल। केब्राल जगह का नाम नहीं है। अब इसमें जहां इस तरह से अटैक का चिन्ह, विस्फोट का चिन्ह बना है, वहां पुर्तगालियों ने अटैक किया, जैसे यहाँ बना हुआ है, कन्नौर में बना हुआ है, यहाँ युद्ध हुआ, कन्नौर में बना हुआ है। जहाँ पे ऐसा छोटा सा हट बना हुआ है, यहाँ पे पुर्तगालियों ने अपनी झोपड़ी लगाई। 1500 में कोचीन में, 1502 में कन्नानौर में। जहाँ पे ऐसे ब्लू शाइन बना हुआ है, वहां पे इनके दोस्त थे। अरबों का साथ भारतीय नहीं दे सकते थे, क्योंकि अरबों के साथ जहाजी बेड़ा था, भारतीयों के पास जहाजी बेड़ा नहीं था। जमोरिन जो यहाँ का शासक था, वो अरबों का समर्थक था। अब जमोरिन का इंडिया में ये राज्य था, केरल और उसके आसपास के इलाके, ये जो आपको मैप में दिख रहा होगा, ये जमोरिन का राज्य।
कालीकट यहाँ पे। पुर्तगालियों ने अरबों को धरा दिया। बाद में इनको ये महसूस हुआ कि जो क्षेत्रीय राजा है ना, इनका आपस में झगड़ा है, छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते रहते हैं, इन विवादों का लाभ उठा करके अपना राजनीतिक अधिकार स्थापित किया जा सकता है, और यही पुर्तगाली राजनीतिक नीति का भारत में आधार बनी। वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में फिर से भारत आया, और 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की। यह है कोचीन। पंद्रह सौ पांच ईस्वी में कन्नौर में दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित की गई। कन्नानौर में, कन्नूर भी कहते हैं। इसमें नहीं दिख रहा है क्या? 1505 में सेकंड। अब पुर्तगालियों ने यह प्लान बनाया कि पूर्वी जगत से जो भी व्यापार हो रहा है, यूरोप और पूर्वी जगत के मध्य जो भी व्यापार हो रहा है, उस पर अधिकार कर लिया जाए। यानी अब इस पर अधिकार करने का मतलब है कि समंदर के इस एरिया पर और इस एरिया पर अधिकार कर लिया जाए। अब इस पूरे इलाके जमीन पर अधिकार करने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि रास्ते पर अधिकार कर लिया जाता है। अब इन रास्तों पर जिनका अधिकार होगा, कोठी हुआ करती थी गोडाउन, स्टोर रूम, स्टोर हाउस, वेयर हाउस। कोठी गोदाम भी हुआ करती होगी, और कोठी उनके रहने का निवास स्थान भी हुआ करती थी। लेकिन फैक्ट्री का मतलब है कि वहां पे प्रोडक्शन चल रहा है। अगर प्रोडक्शन नहीं चल रहा है तो कम से कम पैकिंग चल, पैकेजिंग चल रही। तो पुर्तगालियों ने 1505 में एक नई नीति डेवलप की, और 3 साल के लिए भारत की जमीन पर नहीं, इन रास्तों पर, इन रास्तों को रेगुलेट करने के लिए गवर्नर को नियुक्त किया। और पहला गवर्नर कौन बना? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। वास्को डी गामा तीसरी बार फिर आया। 1505 में अल्मीडा गवर्नर चुना गया था, लेकिन तीसरी बार 5 सितंबर 1524 को पुर्तगाली वायसराय बन के आया, और कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगा। और 3 दिन रुका। दिसंबर में कोचीन में इसकी मौत होगी, 1524 में। वास्को डी गामा की कब्र कोचीन में ही है, जहां पे पहली फैक्ट्री बनी थी। ये आपके सामने वास्को डी गामा दिख रहा होगा। नहीं, ये तो मैं दिख रहा हूँ, वास्को डी गामा यहाँ है ये। और ये मसाले हैं जिनके पीछे वास्को डी गामा ने अपनी जान दे दी। इन मसालों की कीमत हम भले ना समझें, लेकिन पुर्तगाली इन पर जान छिड़कते थे। क्यों ये टोपी नहीं लगा सकता? क्राउन, ये वायसराय बन के आया था। तुम लोग फटीचर ही देखना चाहते हो वास्को डी गामा को? वास्को डी गामा की भी कोई इज्जत है जनता में। थोड़ा सा टोपी पहन लिया और छड़ी ले लिया जीसस क्राइस्ट की तरह, पोप की तरह लग रहा होगा। तुम लोग को देखा नहीं जा रहा है? काली मिर्च के पीछे इसने जान दे दी, इसके लिए एक बार भी तुम लोगों ने उफ तक नहीं किया। वायसराय का मतलब ही होता है राजा का प्रतिनिधि। इसके बाद हम बात करेंगे अल्मीडा की। यह है मिस्टर अल्मीडा। पैंट पहनना भूल नहीं गए हैं, इस समय फैशन ही ऐसा होता था, चमगादड़ की तरह कपड़े पहन के। पंद्रह सौ पांच से लेकर के 1509 तक ये भारत की छाती पर मूंग दलते रहे। पुर्तगाल के पहले गवर्नर थे। इनका काम था कि साउथ ईस्ट एशिया में पुर्तगालियों के व्यापार को सुरक्षित रखना। इन्होंने कहा कि देखिए, अभी हम नए नए भारत में पैदा हुए हैं, नए नए स्थापित हुए हैं, तो हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग व्यापारी लोग हैं, तो हम शांत जल की नीति अपनाएंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी। पुर्तगाली राज्य स्थापित करने का प्रयत्न इन्होंने शुरू कर दिया, और 3 जगह 1505 में इन्होंने अंडाडीवा, अंजाडीवा, फिर कन्नौर, फिर किलावा, इन 3 जगहों पर इन्होंने धकाधक किले स्थापित कर दिए।
गुजरात के व्यापारी, तुर्की के व्यापारी, मिस्र के व्यापारी, ये सब जल उठे, आग लग गई कि ये बाहर से पुर्तगाली आकर के हमको हमारे व्यापारी के एक अधिकार को चुनौती दे रहे हैं। इन तीनों ने एक साथ अटैक मारा पुर्तगालियों पर और इन तीनों को एक साथ हरा दिया अल्मीडा में। दूसरों का ट्राउजर और उसका कलर गौर से झांकना अच्छी बात नहीं। अपनी नजर ऊंची रखो। अब इन तीनों को हराने के बाद पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गई। धाक जंगी इसकी कनाकोना। ये जो अंजा डीवा एक छोटा सा आइलैंड है कर्नाटका के पास, यहां पर इसने किलेबंदी की। यहां दिख रहा होगा मैप में अंडा जीवा। कन्नौर तो हमने आगे पीछे देखा ही था। कन्नौर ये है और किलावा है साउथ अफ्रीका में। इन तीनों जगहों पे इन्होंने व्यापारिक रूप से किलेबंदी की। किसने किलेबंदी की? अल्मीडा में। और संयुक्त बेड़े को इसने पराजित भी किया, लेकिन इसको भारतीय शक्ति की स्थापना का प्रमुख नायक नहीं मानते। वो नायक है आया 1509 में अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला यही था। 1503 में भारत आया था और इसी ने कोचीन में पुर्तगालियों के पहले दुर्ग का निर्माण किया। 1503 में आया, लेकिन 1509 में यह गवर्नर बना और 1510 ईस्वी में गोवा के समुद्र बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। तो गोवा को जीतने वाला है अल्बुकर्क। उस समय बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह के अधीन हुआ करता था गोवा। अब इस चित्र में यूसुफ आदिल शाह को दिखाया गया है, उनकी पेंटिंग है उनसे संबंधित। अब स्थिति यह हुआ कि अल्बुकर्क के काल में पुर्तगाली सबसे बड़ी जल शक्ति बन चुके थे। पश्चिमी समंदर पर इनकी तूती बोलने लगी। लेकिन इसका पेट अभी भरा नहीं, पेट मेरे ही इतना बड़ा था। इसने मलक्का पर और फारस की खाड़ी में एक बहुत विस्तृत बंदरगाह था होर्मुज, इन दोनों पर फिर अधिकार कर लिया। अब यहाँ मैप में आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का दिख रहा है। किसको किसको दिख रहा है? ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये खासकर ये स्टेट ऑफ मलक्का पर अधिकार करने का फायदा ये था कि जहां से जो यहाँ पे जहाज गुजरते थे पानी के, अगर यहाँ से आने वाले जहाज पानी के यहाँ से नहीं गुजरेंगे तो फिर कहाँ से गुजरेंगे? फिर इनको गुजरने का कोई रास्ता नहीं है, फिर ऐसे 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 घूम के कहाँ जाएंगे? तो स्टेट ऑफ मलक्का पे जिसका अधिकार होगा वही टोल टैक्स वसूलेगा। तो अल्बुकर्क ने यहाँ अधिकार किया और फारस की खाड़ी इस साइड, ये ओरमुज, इस पर भी अधिकार कर लिया। यानी यूरोप जाने वाले जहाजों से टोल टैक्स ये लेगा और चाइना जाने वाले जहाजों से, यानी पूरब और पश्चिम दोनों तरफ ये टैक्स लेगा। तो इस चित्र में जो दिखाया गया है, ये इलाका और ये इलाका, ये दोनों ब्लॉक कर दिए। किसने ब्लॉक किया? अल्बुकर्क। और मुझे ये है, ये दिस मलक्का पर इन्होंने अधिकार किया है 1511 में और फारस की खाड़ी में होर्मुज पर अधिकार किया है 1515 में। अब इसको ध्यान में आया कि भारत में पुर्तगालियों की आबादी भी बचनी चाहिए, तो पुर्तगालियों से कहा कि यहाँ की औरतों से शादी करो। इसको यह भी ध्यान में था कि जब तक मुसलमान ताकतवर रहेंगे तब तक हमारी स्थायी शक्ति की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि अरब इनके कॉम्पिटिटर थे समुद्र में। तो मुसलमानों से नफरत करता था, मुसलमानों को परेशान करने वाला कोई मौका छोड़ता नहीं था। अब भारत में एक नई परंपरा थी कि विधवा औरतें बचती नहीं थी, मतलब जिनके हस्बैंड मर जाते थे तो उनको सती प्रथा अपनानी पड़ती थी। लोगों ने कंप्लेन किया कि शादी किससे करें, जवान लड़कियां होती हैं, भारत वाले शादी कर लेते हैं,
कभी कभी खुदा न खास्ता पति मर जाता है तो उनके साथ जल मरती हैं। ये अजीब सी परंपरा है, हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो इसने सती प्रथा पर बैन लगा दिया। तो राजा राम मोहन राय से पहले ही सती प्रथा पर बैन लगाने वाला व्यक्ति, यानी सती प्रथा को रोकने वाला व्यक्ति आधुनिक भारत कौन है? अल्बुकर्क। इसलिए इसको भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। यहां तक क्लियर है? तो ये मुख्य मुख्य उपलब्धियां हैं। ये पुर्तगालियों का झंडा है, नीचे सती प्रथा है, और ये पुर्तगालियों का उपनिवेश है पूरे विश्व में। कहां कहां पे वो दिख रहा है? ब्राजील में था, इधर था, अफ्रीका में, इंडिया में भी छोटा छोटा था। विधवाओं की दुआ लगी। आप भी दुआ बटोरना किसी का। सिर्फ विधवाओं से विवाह करना ही संभव था, और कोई युवती इनसे विवाह नहीं कर सकती। मजबूरी में ही कोई अंग्रेजों से शादी कर सकती, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा इनकी बड़ी गिरी हुई थी। इन्हें प्राचीन काल से ही म्लेच्छ और क्या क्या नाम से जाना जाता था। तो विधवा विवाह पर इसने नियंत्रण इसलिए थोड़ी ना लगाया कि कुरीति थी सामाजिक, इसलिए था कि हमारी, अब ये तो विधवा इत्यादि मानते नहीं थे, तो बस औरतें चाहिए, बच्चे चाहिए जो इनके पैदा हो, ताकि एक इथनिसिटी क्रिएट हो। इथनिसिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है। अल्बुकर्क के बाद अगले गवर्नर आते हैं नीनो डी कुन्हा। इस समय मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के सम्राट थे बहादुर शाह। इन दोनों के बीच खूब लड़ाई चल रही थी। करमावती की कहानी आपने सुनी होगी, राखी भेजने वाली। राखी ने हुमायूं को, करमावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। तो मुगलों और गुजरात में लड़ाई का लाभ उठा करके 1534 में इन्होंने भशीन, जिसको बेशिन भी कहते हैं, और 1535 में दीव, इन दोनों पर अधिकार कर लिया। भशीन और दीव। अब इसमें मैप में आपको दिख रहा होगा, 1535 में दीव यहाँ पे है और बशीन यहाँ पे। ये दोनों बंदरगाह है। कन्नौर, माहे, खालीकोट, कोच्चि सब भी दिख रहे होंगे। नीनो डी कुन्हा ने कहा कि ऐसा है कि ये जो जगह है ना, ये काफी साउदर्न पड़ जा रहा है और हमको अपना मैदानी क्षेत्रों में उत्तर की तरफ भी वर्चस्व बढ़ाना है। तो कोचीन से इसने अपने केंद्र को गोवा स्थानांतरित कर दिया 1530 में, नीनो डी कुन्हा ने। 1538 में एक नया पुर्तगाली गवर्नर आया, गार्सिया दा नारोन्हा। नारोन्हा। अब इसने भी अपने कई केंद्र स्थापित किए। कहां कहां? बंबई, मद्रास, हुगली, हुगली इधर है ना। प्रमुख प्रमुख बंदरगाह, सालसेट, पंद्रह में। लेकिन इसको ये समझ में आया कि श्रीलंका में भी जितने बंदरगाह हैं उस पर भी हम अधिकार स्थापित करें। तो श्रीलंका के अधिकांश भागों पर भी इसने अधिकार स्थापित कर लिया। दमन पर भी, दीव और दमन ये दोनों आसपास, इन पर भी अधिकार कर लिया। यानी स्थिति ऐसी हो गई कि गार्सिया दी नरोन्हा के टाइम में पुर्तगालियों के पास भारत और आसपास के क्षेत्रों में 50 किले और 100 से अधिक जहाज। ये मैप क्लियर नहीं दिख रहा आपको? पहले क्यों नहीं बताया? आइडिया लगा लो। आपको वहां मैप, मैप तो सिर्फ इसलिए प्रतीकात्मक की समझ में आ जाए, वहां मैप नहीं आपको आएगा। पुर्तगालियों ने जो मैप यहाँ भूल गए थे अलमारी में रख करके, नहीं ले जा पाए, वही मैंने लगाया है। बहुत सारे मैप तो उठा ले गए। और ये मैप तो हिंद महासागर में डूब भी गया था, तभी तो ये सारा ब्लर हो गया। लेकिन बहुत लंबे समय तक साम्राज्य तो इनका फैल गया, लेकिन हम लंबे समय तक साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इनके पीछे 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 पीछे
बहुत सारे यूरोपीय देश आने लगे। सर जैसे आज चाइना भारत के आसपास के देशों में निवेश और उन देशों में भारत के खिलाफ सामुद्रिक बेस स्थापित करने में लगा हुआ है, पुर्तगालियों ने सर करीब करीब उस नीति का अवलंबन 16 सदी में ही स्टार्ट कर दिया था सर। वेरी गुड। चाइना बहुत बड़ा मूर्ख राष्ट्र, क्या है? मूर्ख। उस समय तो जल की महत्ता इसलिए थी क्योंकि वायुयान विकसित नहीं थे। उस समय युद्धों की महत्ता इसलिए थी क्योंकि परमाणु अस्त्र विकसित नहीं थे। उस समय स्थान का महत्व इसलिए था क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी। और उस समय अधिकार करना इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि मानवता भी कम विकसित थी, विकसित नहीं थी। चाइना ये जो टुच्ची टुच्ची चाले चल रहा है ना, ये अधिकार कर लेना, वो अधिकार कर लेना। पाकिस्तान पे उसने ये ड्रामा किया, परिणाम क्या हुआ? कुछ परिणाम नहीं। 60 साल से ड्रामा कर रहा है। पाकिस्तान न कश्मीर को अभी तक कुछ कर पाया, न भारत का कुछ कर पाया। हाँ, 3-4 काम जरूर उसने किए हैं, हार के दिखा दिया हर युद्ध में, और चाइना हर युद्ध में उसके पीछे था। बांग्लादेश में भी हार के दिखा दिया, चाइना उसमें पीछे था। डोकलाम में खुद चाइना हार के दिखा दिया, भूटान में। अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ नहीं कर पाया, कश्मीर को भी हमने ले लिया, धारा 370 हटा लिया। और आने वाले कुछ ही सालों में आप देखेंगे कि जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, क्योंकि अभी इमरान खान ने ये बात करनी शुरू कर दी है कि जो भारत वाला कश्मीर है, जो पहाड़ वहाड़ है, वो दे दिया जाए, ऑक्यूपाइड कश्मीर को फिर से भारत को दे दिया जाए। हमको फायदा क्या है? ना वहाँ खेती होती है, ना वहाँ कोई माइंस है, ना वहाँ से कोई हमको फायदा होता है, केवल हमारे सैनिक मारे जाते हैं। 60 साल में उनको ये कल आ रही है। और अक्साई चीन और ये दिन देखोगे बहुत जल्द भारत के पास होगा। पाकिस्तान के अब तो गर्म तवे पे बैठेगा ना वो। अब उधर अफगानिस्तान आ गया, बलूचिस्तान साइड में अफगानिस्तान आ गया, सॉरी तालिबान आ गया अफगानिस्तान में। तालिबान को शरण दिए जा रहे हैं, शरण दिए जा रहे हैं तालिबानी हो। उधर इसराइल है, उधर ईरान है, उधर इराक है, वो सब परेशान, उधर तुर्की है, वो सब परेशान, इधर भारत है। और होता क्या है, गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है। तो इधर से भारत और उधर से इसराइल या ईरान या इराक या कुवैत या बहरीन या सऊदी अरेबिया, इन दोनों को पकड़ के क्रश कर देंगे। और जलेबी देखना, जलेबी जलेबी को अगर इस तरह क्रश कर दो तो सारा का सारा मलीदा हाथ, ये होने वाला। क्योंकि दे डोंट हैव टेक्नोलॉजी, दे डोंट हैव जीडीपी, दे डोंट हैव इकोनॉमी, दे डोंट हैव पावर, दे डोंट हैव एनीथिंग। अमेरिका को सबसे बड़ा डर तो ये है कि कहीं एटॉमिक वेपन तालिबान के हाथ लग जाए, आईएसआई के हाथ में लग जाए। अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में घुस के क्यों मारा? कि एटॉमिक वेपन, वाला इंजीनियर था वो, कहीं एटॉमिक वेपन न उसके हाथ में लग जाए, परमाणु बम। तो जो वर्ल्ड ट्रेड टावर को उड़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब असली मजा आएगा। कहते हैं ना कि जो औरों के राह में बिखेरता है कांटे, वो हाथ जख्म रशीदा जरूर होता है। जीडी बख्शी की मूछें नहीं पसंद है मुझे। अगर कांटे बोओगे तो कांटे तुम्हारे हाथ में चुभेंगे। और पाकिस्तान ने किया क्या? वन बेल्ट वन रोड ही क्यों, वहां पे ये पिछले 25 सालों से एक बंदरगाह ग्वादर पोर्ट बना रहा है। ग्वादर पोर्ट आज तक बना? ग्वादर पोर्ट भी नहीं बना। चाइना भी, अब चाइना की कोरोना को लेकर के इतनी पूरे दुनिया में चाइना की बेइज्जती हुई है, कोविड-19 को लेकर के इतनी बेइज्जती हुई है कि पूरी दुनिया का मत इसके खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तालिबान को लेकर के बैठक, तालिबान को लेकर के बात इसलिए नहीं हुई कि तालिबान को लेकर के बात करने का मतलब यह है कि तालिबान को महत्व देना, तालिबान को एक शक्ति और एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लेना। तालिबान को लेकर के बात नहीं होगी, तालिबान को लेकर के काम होगा। बातचीत का समय खत्म, बात की जगह लात की जरूरत। संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ भी एक सम्मानित संस्था है, वहां लोकतांत्रिक देश जाते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए देश जाते हैं। एक देश का सबसे बड़ा सम्मान क्या है कि वो प्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि है, लोकतांत्रिक मूल्य है उसके अंदर। वो नहीं है, ऑर्थोडॉक्स नहीं है, कट्टर नहीं है। तो शरीफ लोग गुंडों के बारे में बात क्या करेंगे? गुंडों का सफाया करेंगे? ये बिडन, ये बुढ़ा, ये देखो कुछ करके दिखाएगा। ये कोई बात है? जिस तरह से हम लोगों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि 16 सेंचुरी में हम चले गए, 15 सेंचुरी। घिरड़ा होती है देख करके। सभ्यता का क्या मतलब है?
हवाई जहाज से लोग गिर रहे हैं, कितने तो प्लेन, उड़ते हुए प्लेन से गिर के मर गए। चलिए कम टू द पॉइंट। 1580 तक आते आते पुर्तगाल पर स्पेन ने कब्जा कर लिया। और जब पुर्तगाल ही स्वतंत्र नहीं रह गया तो बाकी लोग वो क्या दूसरों के ऊपर अधिकार करेगा। अब ये देखिए यूरोप का मैप है, यूरोप के मैप में इस कंट्री को आप पहचानते होंगे, ये कौन सी कंट्री है? इंग्लैंड। ये है फ्रांस, ये है जर्मनी, ये है स्पेन, ये है पुर्तगाल। यहाँ देखा जाए तो स्पेन का एक छोटा सा भाग है पुर्तगाल, स्पेन ने पुर्तगाल को अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद तो पुर्तगाली हारते चले गए। 1596 तक आते आते डचों ने पुर्तगालियों को इस इलाके से बाहर कर दिया, और डचों ने 1641 ईस्वी तक आते आते मलक्का को जीत लिया। मलक्का स्टेट दिखाया था ना मैप में। 1658 में श्रीलंका को जीत लिया, 1663 में मालाबार को जीत लिया, और अंग्रेजों ने फाइनली 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को सूरत में हरा दिया। ये जो मैप आपको दिख रहा है ये तो ब्रिटेन है, आपने देखा होगा। ब्रिटेन के जस्ट बगल में नीदरलैंड है, इसको कहते हैं नीदरलैंड। नीदरलैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जमीन से, समुद्र तल से नीचे इसकी जमीन है। मतलब नीदरलैंड में आप जाओगे तो देखोगे तो चारों तरफ ऊपर समुद्र दिखाई देगा, और अपने देश के चारों तरफ बांध बना करके इन्होंने पानी को रोका हुआ है। भारत में नदी पे बांध नहीं आज तक बन पाया, अभी भी यूपी बिहार डूब गया, फिर से लाखों घर बर्बाद हो जाएंगे, हजारों लोग मर जाएंगे। इस छोटे से देश ने समंदर पे बांध बना दिया और आज तक वो टूटा नहीं है। ये होती है कार्यकुशलता, मानवीय कार्यकुशलता। अगर नियत हो तो आसमान में भी हो सकता है शुराक। भारत में हर बरसात में बंबई में पानी भर जाता है, बिहार में हजारों घर बर्बाद हो जाते हैं, लाखों लोग बर्बाद, यूपी में अभी भी बाढ़ आई हुई। समझ गए? तो ये नीदरलैंड है, इसने, ये पुर्तगाल है, इसने पुर्तगालियों को भगा दिया। 1612 में सूरत में अपना कारखाना स्थापित करते हैं। 1622 ईस्वी में इन्होंने अपना विस्तार करते हुए होर्मुज में फारसी सेना की सहायता से पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। ये होर्मुज वगैरह मैंने आपको सब दिखाया है, मैप में दिखाया नहीं दिखाया? ये होर्मुज है, ये मलक्का है, इन सबों से पुर्तगालियों को भगाया। अब ये जो मैंने बना के आपको दे दिया है ना मॉडर्न इंडिया के बारे में, इससे अल्टीमेट नॉलेज आपको फैक्चुअल क्या मिल सकता है, मैप के थ्रू और सारे फैक्ट्स के थ्रू क्या मिल सकता है? मुगलों के साथ भी पुर्तगाली संबंध बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सब मेरी अपनी मेहनत है, ये कहीं से कॉपीड मटेरियल नहीं है। ऑब्वियसली फैक्ट तो हम कहीं से देखेंगे ही, क्योंकि हम पुर्तगाली तो है नहीं कि पुर्तगालियों के बारे में इतना जानते होंगे, लेकिन जो बाकी मटेरियल है वो मेरा। अब इसको आप डाउनलोड कर देंगे तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मुगलों ने, मराठों ने भी पुर्तगालियों का विरोध किया। ये पुर्तगाली पेंटिंग है अकबर के टाइम, मुगलों के टाइम, मुगल पेंटिंग है पुर्तगालियों के को डिपिक्ट करती थी। अकबर के टाइम में इनके संबंध बड़े अच्छे थे, क्योंकि अकबर के दरबार में ईसाई धर्म प्रचारक जेसुइट पादरी, जेसुइट क्या होते हैं कोई जानता है? ये 3 दल 1580, 1590, 1595 ईस्वी में आए, लेकिन जहांगीर के टाइम में पुर्तगालियों से झगड़ा हो गया। क्यों झगड़ा हो गया? क्योंकि जहांगीर ने अकबर के खिलाफ जब बगावत की शहजादे सलीम के रूप में, तो पुर्तगालियों से चाहता था बंदूकें लेना, पुर्तगालियों ने देने से मना कर दिया। हालांकि ये मधुर संबंध चाहता था, लेकिन पुर्तगालियों ने नजरअंदाज कर दिया कि जो बाप बेटा अपने बाप का नहीं हो, मेरा क्या होगा। और 1613 में तो हद हो गई कि पुर्तगालियों ने सूरज में 4 शाही जहाजों को पकड़ के लूट लिया। कम से कम लूटना नहीं चाहिए था। और सूरत में मुगलों का गवर्नर था मुकर्रब खां। जहांगीर ने मुकर्रब खां को आदेश दिया कि इनको सबक सिखाओ। अंग्रेजों के नौसेना कप्तान डॉटसन के सहयोग से पुर्तगालियों को हरा दिया मुगलों ने। अब पुर्तगालियों ने सोचो मिस्र को हरा दिया था, तुर्की को हरा दिया था, अरबों को हरा दिया था, इन मुगलों ने हरा दिया, वो भी समंदर के युद्ध में हरा दिया।
ये बहुत बड़ी विजय थी। और जहांगीर ने इनको दी गई सारी सुविधाएं वापस ले ली। आगरा लाहौर स्थित इनके गिरजाघर बंद करवा दिए। जेसुइटों की सहायता से समझौता किया इसने। जेसुइट कौन है? पादरियों ने एक संस्था बनाई थी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, सोसाइटी ऑफ जीसस। इन्हीं के मेंबर को जेसुइट कहते हैं। जीसस, सोसाइटी ऑफ जीसस। जे, जीसस से ले लिया जे, और सोसाइटी से ले लिया स्विट। तो बादशाह अकबर के मिलने के पहले जेसुइट पादरी पहुंचे थे, रिदाल्फो अकाविवा और फादर एंथोनी मॉन्सेराट। शाहजहां के टाइम में भी बंगाल में 1632 में पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ। बंगाल में चटगांव और हुगली में पुर्तगालियों की कोठी थी, हम पहले ही बता चुके। तो नमक के व्यापार पर बंगाल पर इन्होंने एकाधिकार किया था और शाही राजकोष में 10,000 टंका देते थे हर साल। मुगलों से, मुगल हस्तक्षेप नहीं करते थे। बदले में ये ईसाई धर्म का प्रचार करते थे और जबरदस्ती लोगों का धर्मांतरण करते थे। गांव को लूटते थे, समुद्री डकैती करते थे। गलती इनसे ये हो गई कि इन्होंने मुमताज महल की कुछ जहाजों को लूट लिया। ये मुमताज महल केवल शकल सुंदर बनाई है, मुगल पेंटिंग है ये। बाकी हाइट इतनी छोटी कर दी है कि उदबिलाव लग रही है। और तकिया इतना बड़ा लगा लिया है कि लग रहा है इनका तशरीफ बड़ा ही संकुचित रहा होगा, बैठने की ज्यादा जगह की जरूरत नहीं रही होगी। हुक्का जरूर पीती थी। और पीछे से पंखा क्या झल्ली लगा, डंडे मार रही, सर तोड़ देगी मार। अब मैरिड पी के, लग रहा तुम इसकी मैरिज में गए थे। मैरिड पी की भी अनमैरिड मैरिड होती है। गले का मंगलसूत्र देख लिया। हुक्के की हाइट से इनकी हाइट बड़ी नहीं है। अब पैर देखो इनको कैसा बनाया है। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। इनकी नौका का अपहरण कर लिया। अरे इनसे आके तेज आवाज में बोल दिया होता, ये अपनी नौका खुद ही उठा के दे दी होती कि ले जाओ नौका। तो खैर नौका का अपहरण कर लिया, तो शाहजहां से इसकी शिकायत की गई। शाहजहां ने कहा कि पुर्तगालियों को मारो, मेरी बेगम का नौका इसने ले लिया। पहले से भी नाराज था। अच्छा, जहांगीर के प्रति जब खुर्रम ने विद्रोह किया था तो पुर्तगालियों से जहांगीर ने सहायता मांगी थी, जो नहीं दिया था पुर्तगालियों ने। जहांगीर को भी नहीं सहायता दिया और शाहजहां को भी सहायता नहीं दिया। ताजमहल एक हिंदू इमारत है। शाहजहां के बादशाह बनने पर नजराना भी नहीं दिया। और बादशाह के आदेश पर बंगाल के मुगल गवर्नर कासिम खान ने जल और स्थल मार्ग से हुगली पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों को मारा गया। औरंगजेब के समय में भी लगभग यही गतिविधि होती थी। अकबर पहली बार जब कैम्बे यानी खंभात का दौरा किया था तो पुर्तगालियों से मिला था। बाद में ये धर्म मीमांसा पुर्तगालियों के साथ करने लगा। पुर्तगालियों को यह भी हो गया कि अकबर लग रहा है कि ईसाई बनना चाहता है। अकबर के निवेदन पर एक्वा विवा और मॉन्सेराट फतेहपुर सीकरी भी आए थे। ऐसे ऐसे कुछ गतिविधियां अकबर के टाइम में होती रहती थी। तो बंगाल का गवर्नर उस समय था शाइस्ता खां। बंगाल की खाड़ी में जगह है सोनद्वीप। सोनद्वीप यहाँ पे दिख रहा है। किसको किसको दिख रहा है? यहाँ पे फिर से। और 1739 ईस्वी में मराठों ने सालसेट और भसीन भी छीन लिया पुर्तगालियों से। सालसेट किसी को दिख रहा है? ये है सालसेट आइलैंड, बंबई के बगल में। और भसीन भी इसके नीचे ही है। 1661 में ब्रिटिश साम्राज्य चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर पुर्तगालियों ने मुंबई द्वीप दहेज में दे दिया। ओके धोनी, योर अप्रिसिएशन इज वेरी गुड, थैंक यू। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। 1542 ईस्वी में नए पुर्तगाली गवर्नर मॉन्टेन एफांसो डिसूजा के साथ सेंट फ्रांसिस जेवियर भी दक्षिण भारत आए थे।
1572 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनने वाले नारोन्हा के समय अकबर कैम्ब्रे गया था। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, दहेज मतलब तुम भी पुर्तगाल से ही आए हो गया। जहां पुर्तगाली से उसका पहली बार अकबर का परिचय हुआ। दहेज मतलब मैट्रिमोनी, वेरी गुड। ये सालसेट से आए हिमांशु। ऐसे ऐसे विद्वान पुरुषों को यूजीसी नेट की बहुत जरूरत है। 1580 में जेसुइट मिशन, इसके बारे में बताइए, एक्वा विवार मॉन्सेट। और अकबर की अनुमति से हुगली में शाहजहां की अनुमति से बंदेल में पुर्तगाली कारखाने स्थापित किए गए। अकबर की अनुमति से हुगली में और शाहजहां की अनुमति से बंदेल में। ये है बंदेल। बंदेल एक जगह है बांग्लादेश के पास, और यह है सालसेट। तुम्हें दिख ही नहीं रहा कुछ, फिर मैं तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए परमिट सिस्टम शुरू किया। इसे कहते हैं कार्टेज अर्मेडा काफिला सिस्टम। जो परमिट देगा वही व्यापार करेगा, सभी को परमिट लेना अनिवार्य। और अगर जो परमिट नहीं लेता है, पुर्तगाली जहाज उसको घेर करके उस जहाज को नष्ट कर देता। भारत में कई शक्तियां आई, पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए। अब ये बार बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इनको सीक्वेंस में याद कैसे करें, क्योंकि पीडीईएफ पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी, ये तो पीडीएफ फाइल से हो जाता है। लेकिन जब वहाँ डेनिश, स्वीडिश, ये सब भी आ जाते हैं, तो इसके लिए ट्रिक है। ये ट्रिक है, पुत्र अड़ा डैड फंसा। पुत्र जब अड़ जाता है तो डैडी फंस जाते हैं। पुत्र से पुर्तगाली, अ से अंग्रेज, ड से डच, डै से डेनिस, फ से फ्रांसीसी, सा से स्वीडिश। तो ये सीक्वेंस है, पुत्र अड़ा डैड फंसा। और ये इनका टाइम है। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड से आई थी, 1602 ईस्वी में स्थापना हुई, मछलीपट्टनम में गवर्नर था बर्निच ओ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क से आई थी, 1616 में शूतानाते में स्थापना हुआ, हस्तमान। फ्रांस का ऐसे स्वीडन का था, ये जरूर याद कर लेंगे। ये पुर्तगालियों का पहला किला है, पुत्र अड़ा डैड फंसा। लेकिन आने वाले समय में हम देखते हैं कि पुर्तगालियों का हो गया पतन। ये वही काली मिर्च। मुगल बादशाह को भी कार्टर्स लेना पड़ता था पुर्तगालियों से। भारतीय और अरबी जहाजों को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। स्वयं को कहते थे सागर का स्वामी पुर्तगाली। एक पूरा काफिला लेके चलते थे, जैसे प्रधानमंत्री का काफिला जाता ना, तो इनका जहाजों का काफिला होता था। लेकिन इनका डिक्लाइन क्यों हुआ? ये भ्रष्टाचारी बहुत थे, चोरी, लुक्केबाजी, लूट लफंगई करके ये अपना शासन बनाए थे। तो भ्रष्ट शासन था। व्यापार प्रणाली इनकी दोषपूर्ण थी, वैवाहिक नीति इनकी गड़बड़ थी, अपने स्वार्थ के लिए विवाह करना। पत्नी को अपने स्वार्थ के लिए घर लाओगे, अपने फायदे के लिए, तो पत्नी तो मारेगी चप्पल से। पत्नी एक ऐसी जीव है जिसके साथ खुले हृदय से, स्वच्छ मन से रहना पड़ता है। ये मन के चलोगे चलो मेरी नौकरानी है, इससे लाभ उठाएंगे, बच्चा पैदा करेंगे, शोषण करेंगे, तो उसको भी आता है चोरी कसना। वो भी समझती है पत्नियां भी कि इनका भाव क्या है मेरे प्रति। औरतों का सिक्स सेंस पता चल जाता है। धार्मिक जबरदस्ती ये मतांतरण करवा रहे थे। योग्य शासकों का भाव था, मतलब पूरा का पूरा स्वार्थ व्यवस्था। फिर संसाधन सीमित थे, बहुत दूर था। स्पेन ने उधर इनको उधर पकड़ा, मुगल साम्राज्य भी हावी था। ये सब कुछ कारण थे कि नेस्तनाबूत हो गया। लेकिन प्रभाव क्या पड़ा? भारत और जापान से पहली बार व्यापार इन्होंने शुरू किया। राजनीतिक परिवर्तन ये लाए, व्यापार को राजनीति से एक किया, समुद्री गतिविधियों में राजनीति को समाविष्ट किया, मुसलमानों को अपना शिकार बनाया। खुश हो गई नारी की प्रशंसा सुनकर। लेकिन बीच में हम देखते हैं कि पुर्तगालियों पर तुर्की ने भी आक्रमण किया था। ये 4 वर्ष हैं, 1529, 38, 51 और 54, जिसमें सुलेमान रईस, सुलेमान पाशा, पीर रईस, अली रईस, गुजरात, दीव, मस्कट, भुज और पश्चिमी समुद्र तट पर तुर्कियों ने भी अटैक किया, और हर बार हारे लगभग। पहली बार भारत में धर्म परिवर्तन का भी प्रयत्न इन्होंने ही किया। गोवा के सभी मंदिर नष्ट किए गए, सांप्रदायिकता भी इनके निर्णय में थी। सालसेट के मंदिर भी तोड़े गए।
ओके वर्षा, थैंक यू। हाँ वेरी गुड धोनी जी, आपकी धर्मपत्नी बड़ी खुश रहे। 1560 ईस्वी में गोवा में शाही धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई, धर्म विरोधियों को दंडित करने के लिए। बहुत सारे नई नई सब्जियां फल भी लेके आए, तंबाकू लाए, ये तो अभिशाप था। लेकिन मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद, ये भारत में पुर्तगाली ही लेकर के आए। बादाम, लीची, संतरा, अनानास, काजू, इनमें सिर्फ मूंगफली और आलू मुझे पसंद है, बाकी कुछ पसंद नहीं है। जहाज को कैसे बनाते हैं और प्रिंटिंग प्रेस को कैसे चलाते हैं, इसकी भी स्थापना भारत में पुर्तगालियों ने की। पाइनएप्पल धोखेबाज फल है, कभी वो मीठा लगता है, कभी दांत को खट्टा कर देता है। गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। ये जो स्थापत्य आप साइड में बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये गोथिक एक नई यूरोपियन शैली है स्थापत्य की। औषधि वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन 1563 में गोवा से, ये पहली किताब थी। तो ये था पुर्तगालियों के बारे में। कल हम आगे बढ़ेंगे डच, फ्रांसीसी वगैरह वगैरह इनके बारे में। तो एक गुजारिश आपसे है कि एक भी क्लास आप मिस नहीं करेंगे, क्लास में रेगुलर बने रहेंगे, ठीक है। और फीडबैक जरूर देंगे जाने से पहले, नीचे लिख करके, केवल वो